यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर सोशल मीडिया का विरोध अब धीरे धीरे जमीन पर दिखने लग गया है। कई जगहों पे उत्तर भारत में खास करके भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जा रहा है। कई जगहों पे मार्च निकाले जा रहे हैं, कुछ जगह पे झंडे जलाते देखे गए, कुछ जगह पे आक्रोश में नारेबाजी हुई। लेकिन सवाल यह है कि इतना विरोध है और समाज इतनी बुरी तरीके से दो खेमों में बंट गया है, उसके बावजूद जो नीति नियंता है, जो राजनीति है, वो चुप क्यों है? सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चल रहा है वो खामोश क्यों है? विपक्ष जिसके तमाम नेता हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तमाम बड़े बड़े नेता हैं, सबका नाम आप जानते ही हैं, वो सब खामोश क्यों हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? और जब समाज इस तरीके से विघटित हुआ है, इस तरीके से एक बहस चल रही है और बहुत सारी चीज़ों पे कन्फ्यूजन है, उसको लेकर क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं आ रहे हैं? इसके पीछे की वजह है कि राजनीति है, क्योंकि वोट की राजनीति है। मैं ये जो भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया आया है यूजीसी का, ये मेरे पास है। मैं डिटेल में इसको पूरी तरीके से आपको बताऊंगा पढ़ करके, और इसमें जो लिखा है, जो तथ्यपरक है, जो बातें सत्य हैं, जो इसमें लिखी वही बताऊंगा, और उसका जो मतलब निकल सकता है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले ये जो राजनीति खामोश क्यों है उस पर मैं बात कर लेता हूँ। ये जो पूरा नियम आया है, पहले नियम को जानने से पहले ये जान लीजिए कि नियम बनवाया किसने है और इसके पीछे कौन लोग हैं। रोहित वेमुला और पायल तड़वी दो ऐसे मामले हुए जिसमें जाति के नाम पर उन्हें शोषण करने का आरोप लगा और उनकी जो जान गई, तो लगा कि एक ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं, कुछ ऐसे नियम बनने चाहिए जिसमें बच्चों का कम से कम जातिगत आधार पर कोई भेदभाव ना हो, उनसे कोई शोषण ना हो। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर जोशी कमेटी ने रिपोर्ट बनाई। उसके बाद वो रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट की जो कमेटी है, स्पोर्ट्स यूथ एंड वुमेन चिल्ड्रेन एजुकेशन, वुमेन चिल्ड्रेन यूथ एंड स्पोर्ट्स। अब इस कमेटी में जो लोग हैं उनके नाम आप जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि राजनीति इस पर चुप क्यों है। इस कमेटी में टोटल 29 मेंबर हैं और ये सर्वदलीय कमेटी है जिसके अध्यक्ष कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं। जो जोशी कमेटी ने रिपोर्ट दी थी उसमें जो फेरबदल किए और जिस पे सबसे ज़्यादा हंगामा या सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है कि ओबीसी वर्ग को इसमें जोड़ दिया गया है, तो क्या एकलौता वर्ग जो छोड़ा गया है, जनरल कैटेगरी, उसी को दोषी मान लिया गया है। उसमें जब मैं डिटेल में पढ़ूंगा तो आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। देखिए, आधी अधूरी बात सुनेंगे, काट करके चलाएंगे, ट्रोल करना है कर सकते हैं। जैसे मैं देख रहा था कि एक सज्जन ने ट्वीट किया कि आपने अपनी जाति श्रेष्ठता नहीं छोड़ी, अपना नाम नहीं छोड़ा, चूंकि हमने वो वीडियो बनाया था यूजीसी पे, और आप देखेंगे तो हमने सारी बातें तथ्यपूर्वक रखी, जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, सब उसमें बता रखा। लेकिन उन भाई साहब का ट्वीट क्या है कि पांडे सरनेम तुम छोड़ नहीं पाए। भाई साहब, मैंने पांडे सरनेम के लिए कोई आवेदन नहीं किया था। मुझे ये सरनेम मुझे वंशानुगत मिला हुआ है और इसमें न मेरी व्यक्तिगत कोई काबिलियत है, न मेरा कोई दोष है। तो पहली बात, अगर ये मैं किसी व्यक्ति के लिए या कोई इस नाम का कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति किसी दूसरी जाति के लिए कहे तो फिर क्या होगा? सवाल ये है कि अगर कहीं अन्याय होता है या कहीं कुछ गलत लगता है तो हम क्या जाति देखकर सवाल उठाएंगे? हम क्या ये देखेंगे कि फलाना किस जाति का है? हम पत्रकार हैं, हम तथ्यपरक लोग हैं, हमारी अपनी प्रतिज्ञा है कि हम तथ्य के साथ हैं, हम सत्य के साथ हैं, हम उसको बदल नहीं सकते। हमारे जो दर्शक हैं, मैं उनसे बार बार गुजारिश करूंगा कि वीडियो को पूरा देखेंगे तभी चीज़ों को समझ में आएगा। काट छाट करके स्क्रीनशॉट लेकर के डाल देना और कह देना ये जातिवादी है, ये फलाना है, ये धमाका है, ये ट्रोल्स का काम है। जो सुधी दर्शक हैं, जिनको ये जानना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या चीज़, प्रभाव क्या डालेगा, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, ऐतिहासिक कदम है। और ऐतिहासिक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत कम फैसले होते हैं जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं। जैसे 370 का मसला था, वो पूरे देश को एकदम परोक्ष रूप से जो है प्रभावित नहीं करता था, देश के लिए बड़ा मुद्दा था। जैसे नक्सलवाद की समस्या पूरे देश को परोक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता, मतलब प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता, परोक्ष रूप से करता है। 370 भी ऐसे ही था। लेकिन जैसे नोटबंदी का फैसला था, वो पूरे देश को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता था। वैसे ही ये यूजीसी का नियम है जो पूरे देश को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। जिसका भी बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जिसका भी बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको ये प्रभावित होगा, और चाहे किसी जाति वर्ग से हो, उसको ये उसके ऊपर ये नियम कानून उसको प्रभावित करेंगे, उस पर लागू होंगे। पहले मैं बता देता हूँ, ये जो कमेटी है और ये जो राजनीति चुप है उस पर बात कर लेता हूं, फिर ये डिटेल में मैं जाऊंगा। तो इस कमेटी में जो लोग हैं, पहले उनके नाम जान लीजिए। बीजेपी से इस कमेटी में टोटल 17 मेंबर हैं। ये बात अभी तक आपको कहीं नहीं देखने को मिली होगी। 17 मेंबर हैं बीजेपी के, 1 मेंबर एनसीपी से, 1 एनसीपी शरद पवार से, और 4 मेंबर हैं कांग्रेस से, 2 मेंबर हैं टीएमसी से, समाजवादी पार्टी से 3, डीएमके से 1 और सीपीआई से 1। अब मैं इन सबके नाम ले लेता हूं। बीजेपी से इस कमेटी में कौन कौन था जिसने जो ये ड्राफ्ट आया उसमें जो बदलाव किए, जो बाकी चीज़ें जोड़ी गई, खास करके जो
ओबीसी वर्ग को जोड़ा गया पीड़ित वर्ग में, वो इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ है। फिर उसके बाद यूजीसी के पास गया, फिर धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वहां से फिर ये आया। अब ये आने वाले समय में लागू हो जाएगा या फिर लागू हो चुका है। इसमें जो बीजेपी के मेंबर अभिजीत गांगुली बंगाल से सांसद हैं, बांसुरी स्वराज जो सुषमा स्वराज की बेटी हैं। आप नाम सुनते चलिएगा, फिर आप फैसला करिएगा कि ये क्यों बना है, कैसे बना और कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि हर दल के लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं। शिक्षाविद भी हैं इसमें वकील भी हैं, इसमें जो महिला एक्सपर्ट हैं वो भी हैं, सब लोग यहाँ पे हैं। तो बीजेपी से अभिजीत गांगुली, बांसुरी स्वराज। बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ से आते हैं, डी पुरेंदेश्वरी तेलंगाना से सांसद हैं, दर्शन सिंह चौधरी, हिमांग जोशी वडोदरा से सांसद हैं, कामाख्या प्रसाद तासा इसमें शामिल है, करण भूषण ब्रजभूषण शरण सिंह के जो बेटे हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं, रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी बिहार से पटना से सांसद है वो इसमें है, संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं, शोभाबेन बैरिया साबरकाठा से एमपी हैं, ये भी हैं, भीम सिंह हैं इसमें, घनश्याम तिवारी राजस्थान वाले जो राज्यसभा सांसद है वो भी है, रेखा शर्मा जो है वो महिला आयोग की पहले चेयरपर्सन थी वो राज्यसभा सांसद हैं, सदानंद मास्टर टीचर हैं, मतलब शिक्षाविद हैं, सिकंदर कुमार शिक्षाविद हैं। ये लोकसभा राज्यसभा से मिलाकर 17 लोग बीजेपी के इसमें हैं। एनसीपी से अमर शंकर राव काले हैं, माफ कीजिएगा एनसीपी शरद पवार वाली पार्टी से, और सुनेत्रा अजीत पवार की पत्नी इस कमेटी में मेंबर है। कांग्रेस से बिमोल कोई जाम है जो मणिपुर से सांसद हैं, ये भी प्रोफेसर हैं। डीन कुरियाकोस इसमें हैं जो केरला से हैं, वर्षा गायकवाड़ मुंबई से हैं, और दिग्विजय सिंह जो इस कमेटी के चेयरमैन रहे। टीएमसी से जो है इसमें कालीपाड़ा सरेन है, रचना बनर्जी 2 सांसद हैं। समाजवादी पार्टी से जितेंद्र कुमार दोहरे दलित समुदाय से आते हैं, राजीव कुमार राय घोसी से हैं, जियाउर रहमान संभल से सांसद हैं। इसमें एक मुस्लिम सांसद है वो जियाउर रहमान है। टी सुमति इसमें डीएमके से हैं, और विकास रंजन भट्टाचार्य सीपीआई से हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। ये सब लोग इस कमेटी में हैं जिन कमेटी की बार बार शिक्षा और तमाम मुद्दों को लेकर के बैठक होती है, और उस बैठक के बाद ये रिकमेंड करते हैं। ये जानकारी आपको अभी तक शायद कहीं नहीं मिली होगी। मैं इसमें एक बात और बता देता हूँ, जो इसमें जो लोग आखिरी बैठक में शामिल थे उनका भी नाम ले देता हूँ ताकि चीज़ें और क्लियर हैं। जो आखिरी बैठक हुई है इसकी मई में, जिसमें फिर जो दिसंबर में रिकमेंडेशन दी गई और उसके बाद ये ड्राफ्ट आया, ये नियम आया, तो उसमें जब लोग प्रेजेंट थे उसमें दिग्विजय सिंह थे चेयरमैन राज्यसभा, सिकंदर कुमार थे, घनश्याम तिवारी थे, दोनों लोग बीजेपी से, श्रीमती शोभाबेन जो साबरकाठा से एमपी हैं, जितेंद्र कुमार दोहरे जो इटावा से एमपी हैं और इटावा से एमपी हैं समाजवादी पार्टी से, अभिजीत गंगोपाध्याय जो बीजेपी से एमपी हैं, और हिमांग जोशी, रविशंकर प्रसाद, जियाउर रहमान और बांसुरी स्वराज, ये 10 लोग आखिरी मीटिंग में उपस्थित थे। 3 सेक्रेटरी जो है विमल कुमार ज्वाइंट सेक्रेटरी, जेके मलिक डायरेक्टर और देवाशीष सेन डिप्टी सेक्रेटरी। तो इस नियम को बनाने में ये सारे लोग शामिल हैं। इन सारे लोगों ने ये रिकमेंडेशन की, नियम को बनाने में रिकमेंडेशन दी, इन्होंने जो सुधार था वो सुधार अपनी तरफ से इन्होंने किया, और ये सर्वसम्मति से पास हुआ है, यानी सभी दल के लोगों ने मिल करके इसको बनाया है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सभी दल इस पे चुप है, कोई इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस, ना समाजवादी पार्टी। और उसके बाद जो बैठक हुई उसमें आखिरी बैठक इसमें दिखा रहा है कि मई में हुई थी और दिसंबर में इसको रिकमेंड किया गया। 5 मई को आखिरी बैठक हुई थी, और उसके बाद जो है इसमें 2012 का जो नियम था उसको बदला जा रहा है, क्योंकि ये माना गया सरकार की तरफ से भी कि भाई जो 2012 का नियम था वो स्टूडेंट्स को वो सुरक्षा नहीं दे पा रहा है जितनी उसको मिलनी चाहिए। तो जब सभी दल के लोग शामिल हैं, अब जो विवाद है वो विवाद खास करके जनरल कैटेगरी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें दोषी मान करके ये नियम बनाए गए। जब मैं वो पूरे नियम बताऊंगा तो जितना बताया जा रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी भी स्पष्टता आएगी, लेकिन सवाल ये है कि जो आशंकाएं हैं जनरल कैटेगरी के मन में उसको शांत कौन करेगा? उसको तो जो नीति नियंता है जिन्होंने बनाया है, जो राजनीति कर रहे हैं वही शांत करेंगे। उनको दिख रहा है स्पष्ट तौर पे कि समाज आपस में डिवाइड हो रखा है, और एक तरीके से सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणियां की जा रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ लिखा पढ़ा जा रहा है। तो इस पर चुप्पी क्यों साधी गई है? और जब चुप्पी साधी जाती तो आशंकाएं जन्म लेती हैं, और आशंकाएं और 2 वजहों से जन्म लेती हैं। मैं आपको आरजेडी जो राष्ट्रीय जनता दल है उसकी प्रवक्ता है कंचन यादव, उनका एक बयान सुना देता हूं। जब ये पूछा गया कि भाई अगर इसमें जनरल कैटेगरी के छात्रों को फंसाने की नीयत से काम किया गया तो उनके पास क्या विकल्प रहेगा, वो जो विकल्प है वो भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन
इनका क्या आरोप है, इनका क्या कहना है, उसको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जो आशंकाएं जन्मी हैं वो कितनी और प्रबल हो जाएंगी। मैं ऑडियो सुनाता हूं, वीडियो लगाऊंगा तो मेरे ऊपर कॉपीराइट आ सकता है। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी, बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। क्योंकि तो स्वर्ण समाज के लोगों को आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनके खिलाफ हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं, वो खुद से विश्वास करें। वो खुद से विश्वास करें कि हजारों सालों से सत्ता का सुख भोगने वाले लोग, हजारों सालों से संस्थानों में बैठने वाले लोग, हजारों साल से देश के यूनिवर्सिटियों में, देश के संस्थानों में, जहां गुरुकुल हो, जहां जो भी जिस तरह के हमारी व्यवस्था रही है, एजुकेशन सिस्टम, हर जगह से कब्जा करने वाले लोग, अगर आज हमें कोई हक मिल रहा है तो हम तुम्हें क्यों भरोसा दिलाएं? ये पहला बयान है कंचना यादव का, और इसमें लोगों की आशंकाएं क्यों जन्म ले रही है अब आप समझ सकते हैं कि इन्हें इसलिए फंसाया जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने 1000 साल पहले, 500 साल पहले ये काम किया था। इस तर्क से अगर आरजेडी, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, बिहार चुनाव में आरजेडी की जो दुर्गति हुई वो किसी से छिपी नहीं है, और बहुत सारे लोगों ने तब कहा था कि प्रवक्ताओं ने इधर उधर बयान दिए, उससे उनका नुकसान हुआ। खैर, मैं उस बात पे नहीं जाता हूँ और मेरा उस पर बहुत बिलीव भी नहीं है, लेकिन जब ये बयान आता है तो ये आशंकाएं और प्रबल होती हैं कि इसलिए फंसाया जाना चाहिए क्योंकि इनके पूर्वजों ने ऐसा किया था। तो इसका मतलब इस तर्क से अगर ये समझा जाए कि आज जो मुस्लिम है इस देश का, इस समाज का, उसको इस वजह से उससे घृणा करनी चाहिए क्योंकि मुगलों ने जो है 500 साल पहले आतंक किया था, या मुगलों ने जो है लोगों का शोषण किया, या लोगों को मारा पीटा, या फिर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए जो भी तरीके अपनाए, तो जो मुगलों ने किया उसकी सज़ा आज के मुसलमानों को देनी चाहिए। मुगल जो थे अशरफियों में खेलते थे, गिन्नियों में रहते थे। आज के मुसलमान की आप स्थिति देखेंगे तो इतना तबका इतना पीछे है पढ़ाई में, लिखाई में, आर्थिक रूप से, तो इनका अगर तर्क माना जाए तो ये बात यहाँ पे इस तरीके से लागू होगी। ये एक पार्टी की प्रवक्ता है और ये इस तरीके का बयान दे रही है, तो आप बताइए कि आशंकाएं जो हैं वो और प्रबल होंगी या नहीं होंगी। दूसरा, मैं अब इनकी बात आपने सुन ली। दूसरा, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का एक बयान सुनाता हूं। उनसे पूछा जाता है, पत्रकार पूछते हैं कि यूजीसी के नए नियम को लेकर के सवर्ण समाज में आक्रोश है। उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। समाज काफी आक्रोश में है। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या कहेंगे? नित्यानंद राय से पूछा गया कि आक्रोश में है, तो इन्होंने जवाब दिया, हर हर महादेव, भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता की जय। ये तरीका है देश के जिम्मेदार पदों पे बैठे लोगों का। आप बताइए कि अगर इस तरीके से जवाब दिया जाएगा और इस तरीके से इस चीज को टैकल किया जाएगा तो जो अविश्वास है, जो आशंका है, वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। और इस पर कोई सवाल पूछे तो उसको जातिवादी कह दिया जाएगा। अगर यही अभिनव पांडे, यही जो है न्यूज़ पिंच की टीम सवाल करती है दूसरी जाति के लोगों के लिए और समुदायों के लोगों के लिए, तो हम सही हैं। लेकिन अगर ये मैं पांडे हूं, इसमें मेरा कोई बहुत विशेष योगदान नहीं है और इसमें मेरा दोष भी नहीं है। हमारे लिए, पत्रकार के लिए, अन्याय पर सवाल उठाना या फिर जो गलत हो रहा है उस पर सवाल उठाना जरूरी होता है। ये नहीं देखना होता हमें कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, कौन किस मजहब का है। और न्यूज़ पिंच के जो दर्शक हैं वो जानते हैं कि जहां भी गलत होगा हम वहां खड़े रहते हैं, चाहे वो किसी के खिलाफ हो। हम इसमें जाति धर्म देख करके पत्रकारिता नहीं करते हैं। लेकिन ये जो आशंकाएं हैं जो पनप रही हैं और जो इन राजनीतिक बयानों से निकल के सामने आ रही, और उस पर केंद्र सरकार की ये चुप्पी, उसमें विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं की चुप्पी, क्यों? क्योंकि सामने चुनाव है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है, सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है, सामने केरल का चुनाव है, सामने तमिलनाडु का चुनाव है, सामने असम का चुनाव है। और राजनीति वोट बैंक के लिए काम करती, सब जानते हैं। और वोट बैंक की लड़ाई के लिए अब आपने समाज को आपस में लड़ा दिया है। आपको आकर के क्लियर करना चाहिए कि भाई ये जो सवाल उठ रहे हैं इसमें ऐसा ऐसा नहीं है, ये बातें हैं, इसको हम, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये। क्योंकि ये जो मैं पढ़ रहा था पूरा, ये 14 पन्ने का जो ड्राफ्ट है, जो ड्राफ्ट क्या, ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें बहुत सारे ओपन एरिया हैं जिसका कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है, जिसका सही या गलत कुछ भी उपयोग हो सकता है। लेकिन इसको क्लियर कौन करेगा? जिन्होंने नियम बनाए हैं, जिन्होंने कानून बनाए हैं।
लेकिन वो लोग तो चुप है। उन्होंने छोड़ दिया है कि आप आपस में लड़िए, आप आपस में द्वेष भावना पालिए, आप आपस में मरिए कटिए। उनको तो वोट बैंक से मतलब है। इस बात को आप लोग समझिए और इसको पढ़िए ध्यान से, इत्मीनान से। ये 14 पन्ने का है, आपको डाउनलोड मिल जाएगा। मैं अपने अगले वीडियो में इसको पूरा डिटेल से समझाऊंगा, उसको आप समय निकाल कर देखिएगा और पूरा वीडियो देखिए। जैसे आपने अभी तक ये पूरा वीडियो देखा, वैसे वो वीडियो भी पूरा देखिएगा, क्योंकि फिर तो जो है, जो ट्रोल हैं उनको क्या है, उनको ट्विटर से पे आउट चाहिए, उनको जो है इंस्टाग्राम पे वायरलिटी चाहिए। तो नाम लेकर के वीडियो बना दीजिए और उसके बाद लिखिए कि ऐसा 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 है। मतलब अगर कोई किसी चीज़ पे शंका आशंका है और हम उसको रिपोर्ट करें, आप हमारी पिछली रिपोर्ट देखिए, उस रिपोर्ट में भी हमारे जो सवाल हैं, जो इसमें ग्रे एरिया छूटे हैं, उसी को लेकर के हैं। समस्या क्या है ना कि देश और समाज दोनों, ये सिस्टम और सरकार सब चाहते हैं कि एक पक्षी हो जाओ। हम एक पक्षी नहीं होंगे। आप हमें कितनी भी गाली दे दीजिए, हम एक पक्ष नहीं चुनेंगे। हम तथ्य परक रहेंगे, हमारा काम तथ्यों के साथ रहना है। सरकार दो ही तरीके से किसी पत्रकार से जीत सकती है, या तो उसे अपने पाले में बिठा दे या तो विपक्ष के पाले में बिठा दे। आप लोग चेहरों को याद कीजिए, आपको पता चल जाएगा। दोनों स्थितियों में पत्रकारों की क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। हम जनपक्ष में हैं, हमको नहीं बैठना है सरकार के पाले में, विपक्ष के पाले में, किसी भी पार्टी के पाले में। ऐसे ही समाज और सिस्टम चाहता है कि या तो तुम इस पार की बात करो या तो उस पार की बात करो। बीच की बात क्यों कर रहे हो? गलत को गलत और सही को सही क्यों कह रहे हो? तुम एक तरफ कहो कि सही है, तुम एक तरफ कहो गलत है। हम नहीं कहेंगे। जो लिखा है उसको हम पढ़ेंगे, जिसमें अच्छाई है वो बताएंगे कि हाँ ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। जो चीज़ गड़बड़ है उस पर हम बताएंगे कि ये चीज़ गड़बड़ है। हमारा काम ये है बतौर पत्रकार। बाकी सरकार का जो काम है वो सरकार नहीं कर रही है, विपक्ष का जो काम है, नेताओं का काम है, वो नहीं कर रहे हैं। हम तो अपना काम ढंग से करें, अच्छे से करें। और आपने समय निकाल के हमें देखा, और उम्मीद करता हूँ रैशनैलिटी, द्वेष मत पालिए, एक दूसरे के प्रति बिल्कुल द्वेष मत पालिए। इस नियम को पढ़िए, मैं भी अपने अगली वीडियो में बताऊंगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो 2012 में थी और अभी भी हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि भेदभाव को रोका जाना चाहिए। और जो नहीं है उसमें जो खामियां हैं, क्या और हो सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। राजनीति का खेल समझते रहिए, राजनीति के चक्कर में आपसी संबंध मत बिगाड़िए, दुर्भावना मत पालिए। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एड्रेस होना चाहिए, कि जो सवाल दोनों पक्षों के मन में है उनका जवाब दिया जाए। ऐसा ना हो कि भाई जो जनरल कैटेगरी के लोगों के मन में सवाल हैं वो सवाल ही उसको ना एड्रेस किया जाए, जो ओबीसी या फिर SC ST जो है कम्युनिटी के मन में सवाल है कि आगे चल के कहीं सरकार बदल तो नहीं जाएगी, उस पर अपना वक्तव्य तो क्लियर करे सरकार। या तो फिर ये है कि सरकार सिक्का डाल के गहराई नाप रही है कि देखिए कितना गहरा है, फिर जब कुछ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तब इसको रफू करेंगे। और विपक्ष भी खामोश है, विपक्ष भी अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा है कि भाई ये तो स्टैंड क्लियर करे। ये सबको पता है कि वोटों की नाराज़गी कौन लेगा, इधर वाला वोट बचाएं कि उधर वाला वोट बचाएं। खेल तो वोटों का है साहब। इसमें ये सारा नियम जो बना है, भेदभाव किसी भी आधार पर नहीं होना चाहिए, ये स्पष्ट है। किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो धारणाएं हैं इस पार की उस पार की, ये धारणा नहीं होनी चाहिए। आँख के बदले आँख से दुनिया नहीं चल रही है। तो सबसे ज़रूरी है एड्रेस किया जाए। तो देश के तमाम नेता जो खामोशी की चादर ओढ़े हुए हैं, और सभी पार्टी के, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक देश में सबसे ज़्यादा हैं, सांसद सबसे ज़्यादा हैं, बाकी सरकार में तो मंत्री उन्हीं के हैं सारे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब उन्हीं पे हैं, शिक्षा मंत्री। अरे प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, कम से कम शिक्षा मंत्री तो आकर के बताएं कि भाई ऐसा ऐसा है, इसमें ये चीज़ है, इसमें ये पढ़ने में अगर गलत समझ में आ रहा है लेकिन इसका मतलब ये है। उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। हम एड्रेस करेंगे, अगले वीडियो में बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या गड़बड़ी है। तब तक के लिए आप लोगों से बस एक ही निवेदन है, द्वेष मत पालिए एक दूसरे से, एक दूसरे के प्रति हेट्रेड कमेंट मत कीजिए। नेता यही चाहते हैं कि जनता आपस में लड़ती रहे, जनता लड़ेगी, जनता इन सब चीज़ों में फंसी रहेगी तो जनता ये नहीं पूछेगी कि उसकी सड़क क्यों नहीं बन रही है, उसके यहाँ बिजली क्यों नहीं आ रही है, उसके लोग ऐसे गड्ढे में डूब करके मर क्यों जा रहे हैं, उसको सिस्टम बचा क्यों नहीं पा रहा है। वो जनता तब ये नहीं पूछेगी कि उसका एजुकेशन सिस्टम में इतनी गड़बड़ियाँ क्यों हैं, एक भी यूनिवर्सिटी टॉप के रैंकिंग में क्यों नहीं आती है, हेल्थ सिस्टम इतना क्यों चरमराया हुआ है, रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी या शिक्षा क्यों बढ़ रही है। जनता ये सब नहीं पूछेगी, जनता आपस में लड़ेगी। तो नेता अपना काम करते रहेंगे, वोट लेंगे, विधायक बन जाएंगे। और जनता क्या करेगी? जनता करेगी माननीय विधायक जी के साथ तस्वीर खिंचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
तो जनता को अपने हित समझने होंगे, जनता थोड़ी समझदारी दिखाए। नेता लड़ाएंगे, आपको लड़ना नहीं है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक अंसारी हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। आपको न्यूज़ पिंच का कंटेंट पसंद आता है तो न्यूज़ पिंच को सब्सक्राइब करते रहिए। अगला वीडियो जल्द आ रहा है, इस पर पूरा जितना सब कुछ लिखा हुआ है हमने यहाँ सारा मार्क कर लिया है, आपके लिए हमने सारा पढ़ लिया है। एक एक लाइन जो जैसा लिखा है जस का तस पढ़ के आपको बता दूंगा। शुक्रिया।